Hi, good morning, friends. Welcome to all of you in the Study IAS with Kuldeep channel. Myself Kuldeep. आज का हमारा लेसन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इस लेसन में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि आखिरकार शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति आयोग की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, और ये आवश्यकता पड़ी तो फिर ये संविधान के निर्माण से है या कि बाद में संसद द्वारा बनाया गया। कहने का मतलब इस आयोग के विकास पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि इस आयोग की नियुक्ति कौन करता है, इसकी संरचना क्या है, इनके कार्य क्या हैं और इनकी शक्तियाँ क्या हैं। ये सारा काम देखने के बाद अंत में हम आयोग पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे, जिससे कि हमारा सेल्फ इवोल्यूशन हो जाएगा कि हमने टॉपिक को किस तरीके से कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो, भारत बहुत ही विस्तृत देश है, जो नॉर्थ में जम्मू से लेकर के साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, पश्चिम में गुजरात से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक। ऐसे में इसका भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा होने के साथ साथ भौगोलिक परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जबकि अगर हम आंध्र प्रदेश, केरल इन राज्यों की बात करेंगे तो ये तटीय राज्य हैं, और हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य देखेंगे जो कि एकदम समतल में आ जाते हैं। तो इससे क्या है ना कि हमारी भौगोलिक विविधता है, और जब भौगोलिक विविधता होगी तो उससे हमारी कृषि पद्धतियों में भी प्रभाव पड़ेगा। उसके साथ साथ लोगों के जीवन यापन के तरीक़ों में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए भारत में विविध प्रकार की संस्कृतियां हैं, विविध प्रकार की रीति रिवाजें हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने जो पिछड़े हुए लोग थे उनके सामाजिक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एवं उनकी आर्थिक पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जैसे विचार लाए और उनको संविधान में वर्णित किया। अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका और अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से किस प्रकार से संबंध है। जैसे कि अनुच्छेद 15 यह बात कहता है एज पर आर्टिकल 15 जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन अब अगर जाति, धर्म, मूल वंश आदि, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा तो इससे यह बात साबित होती है कि चाहे वह व्यक्ति पहाड़ी रीजन में रह रहा हो, चाहे उस व्यक्ति का जन्म आदिम कृषि परिवार में हुआ हो, और फिर चाहे उस व्यक्ति का जन्म किसी एक कारपोरेट परिवार में हुआ हो, चाहे उस व्यक्ति का जन्म किसी अच्छे से, जैसे कि एक उसके पेरेंट्स सिविल सर्विस में है, ऐसी जगह पे हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस व्यक्ति का जन्म एक आदिम कृषि पद्धति अपनाने वाले परिवार में हुआ है, वो उस प्रकार के शैक्षणिक और सामाजिक लाभ नहीं उठा पाएगा जिस प्रकार का एक सिविल सर्विस वाला व्यक्ति उठा रहा है। ऐसे में संविधान निर्माताओं ने उनके लिए कुछ विशेष छूट के प्रावधान किए, जैसे
अनुच्छेद 15(4) यह कहता है कि अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है, जिसमें जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क एवं प्रवेश में छूट। आप लोगों ने यह बात देखी होगी, जितने भी सरकारी स्कूल हैं या कि सरकार द्वारा उनको पूर्ण रूप से या अंशतः ग्रांट प्रदान किया जाता है, उनमें जो अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र रहते हैं, उन्हें शुल्क और प्रवेश दोनों में छूट प्रदान की जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वह लोग भी समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सकें, जो कि देश के विकास और प्रगति के लिए अति आवश्यक है। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) कहता है सरकारी सेवाओं में आरक्षण, अर्थात अनुसूचित जाति एवं जनजाति को सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिले। अब ये आरक्षण क्यों मिले? क्योंकि अगर उनको आरक्षण के रूप पर कुछ सीटें आरक्षित करके दी जाएंगी, जिससे कि वह उन सीटों पे अगर पहुँचेंगे, भले ही उनका स्कोर अन्य व्यक्तियों के स्कोर की तुलना में, अर्थात जो लोग सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं उनकी तुलना में स्कोर कम भी रहेगा, तब भी इनको उस पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिससे यह समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 16(4)(a) की, तो ये कहता है कि यदि अनुसूचित जातियों का किसी सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान किया जाए। अर्थात अनुच्छेद 16(4) उनकी भर्ती में आरक्षण के प्रावधान की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 16(4)(a) उनकी पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान की बात करता है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 17, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें अस्पृश्यता का अंत हुआ। ये हमारे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं। आप लोगों ने अगर थोड़ा भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा होगा, और वैसे आज भी ये चीज़ें देश के कई क्षेत्रों में बहुत ऊंचे स्तर पे तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत देखने को अवश्य मिलती हैं कि लोगों के अंदर जाति पाति के आधार पर जो भेदभाव है वो प्रचलन में है। अगर हम अपने ऐतिहासिक बैकग्राउंड को देखें तो उस समय ये चीज़ बहुत उच्च स्तर पे थी कि वो निम्न जाति के लोग हैं तो हम उनको टच नहीं कर सकते हैं, वो हमारी चारपाई पे नहीं बैठ सकते हैं, वो गांव के एक अलग कोने में रहेंगे। इन सारी प्रथाओं को ख़त्म करने के लिए देश के महान नेताओं ने महान कार्य किए। कई एक हमारे ऐसे समाज सुधारक रहे जिन्होंने इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए और देश को मुख्य धारा में लाने के लिए अथक प्रयास किया, जैसे कि महाराष्ट्र में जन्मे ज्योतिबा फूले एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि जैसे लोग, एवं महात्मा गांधी का तो अस्पृश्यता के लिए एक अपना अथक प्रयास ही रहा। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 46। यह अनुच्छेद हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से बिलोंग करता है। इसमें यह बात कही गई कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन व सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। अर्थात अनुच्छेद 46 ये बात कह रहा है कि सरकार कोई भी अपनी नीति बनाए, किसी भी प्रकार के कानून बनाए, तो उसको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का प्रोत्साहन हो और समाज में उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय एवं शोषण ना हो। यदि ऐसा होता भी है तो उन्हें
उससे सुरक्षा दिलाई जाए। अब हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें संविधान के किन किन अनुच्छेदों के तहत किस प्रकार से लाभ और सीटों में आरक्षण दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 243 डी, आर्टिकल 243 डी, ये हमें पंचायतों में आरक्षण दिलाता है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो हमारे पंचायती चुनाव होते हैं जो कि 73 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में लाए गए थे, उनमें जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको किसी भी राज्य में या क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों में आरक्षण दिया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 243 टी जो हमें पंचायतों में आरक्षण के लिए बताता है, अर्थात वर्णन करता है। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 330 जो कि हमें लोकसभा में सीटों में आरक्षण की जानकारी देता है। वहीं अनुच्छेद 332 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण देता है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामले में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा। अर्थात अभी हमने जो बात की थी अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(4)A के तहत उनको सरकारी सेवाओं व पदोन्नति में आरक्षण प्रदान है, पर हमें उस आरक्षण को देते वक्त सरकार को यह चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि वह अनुच्छेद 335 के तहत जिस पद पर वो नियुक्त किए जा रहे हैं उसके लिए जिस काबिलियत की आवश्यकता है उसके साथ कोई समझौता ना किया जाए। अर्थात उस पद के लिए जो प्रशासनिक दक्षता चाहिए वह उनमें रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस आरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनके सीटों की पूर्ति के लिए हम प्रशासनिक दक्षता के साथ समझौता कर लें। अब हम देखते हैं आगे अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात करता है। यहाँ पे हमें यह पता चलता है कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों एवं समाज के पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनके सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को अपने संज्ञान में लेते हुए उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 338 में यह प्रावधान किया कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए। अर्थात ये संविधान के निर्माण से है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा तो चीज़ों में बदलाव आए और 1978 में सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। अर्थात ऐसा महसूस किया कि एक व्यक्ति की बजाय एक कई व्यक्तियों से मिलाकर के अर्थात बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की जाए। तो जब इन्होंने 1978 में संसद द्वारा एक गैर संवैधानिक, और ये जो आयोग इन्होंने बनाया था वो गैर संवैधानिक था, तो बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि उस समय अनुच्छेद 338 के द्वारा जो एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होती थी वो भी ऑफिस पैरेलल में चलता रहा। ऐसा नहीं था कि अनुच्छेद 338 के द्वारा जिस एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होती है उस ऑफिस को बंद कर दिया हो, ऐसा नहीं था। अर्थात 1978 में इन्होंने गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय एक आयोग की स्थापना की और उसके साथ साथ एक विशेष अधिकारी भी अपने ऑफिस में बैठता रहा। समय और आगे बढ़ा और 1987 में सरकार ने एक अन्य संकल्प के माध्यम से संशोधन कर आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया।
अभी जो इन्होंने एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग बनाया था, अब 1987 में जाके इन्होंने क्या किया, इसमें संशोधन किया और संशोधन करने के बाद इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया। लेकिन ये अभी भी कैसे बना, संकल्प द्वारा, अर्थात ये संकल्प द्वारा बना तो क्या है, गैर संवैधानिक। कैसा रहा, गैर संवैधानिक। इससे यह बात साबित हो रही है कि ये तो गैर संवैधानिक है और जो हमारा एक विशेष अधिकारी का ऑफिस चल रहा था वो अभी भी पैरेलल में चल ही रहा है। समय और आगे बढ़ा और फिर वर्ष 1990 में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, ये बहुत ध्यान देने की बात है, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर उच्च स्तरीय और बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। जो अभी इन्होंने 1987 में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग बनाया था, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1990 में इन्होंने इस आयोग को एक संवैधानिक आयोग बनाया, अर्थात यह एक संवैधानिक निकाय बन गई और इनके साथ में जो एक विशेष अधिकारी अनुच्छेद 338 के तहत अभी तक समानांतर रूप से कार्यरत था, उसको उसकी जगह इस आयोग ने ली, अर्थात उस ऑफिस को बंद कर दिया गया। एवं जो संकल्प द्वारा इन्होंने गैर संवैधानिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग स्थापित किया था, उसको भी अब बंद कर दिया गया। उन दोनों की जगह पर संवैधानिक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की इन्होंने स्थापना की। पुनः वर्ष 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग को 2 विभागों में वर्गीकृत कर दिया गया। अब ये वर्गीकृत क्यों किया गया, क्योंकि 2003 तक सरकार ने यह देखा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही समुदायों के लोगों के जो मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी संस्कृतियां हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके कार्य करने के तौर तरीके हैं, वो बहुत ही भिन्न भिन्न हैं। ऐसे में उन्होंने यह महसूस किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग हों, ताकि वह उनकी समस्याओं को अच्छे ढंग से देख सकें। एक ही व्यक्ति 2 भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं को देखेगा तो शायद वो उतने बेहतर परिणाम नहीं दे पाएगा जितना कि अलग अलग प्रकार की चीज़ों को देखने के लिए अलग अलग प्रकार के लोग देखेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर इन्होंने 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ और अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को स्थापित किया गया। मुझे लग रहा है यहाँ तक चीज़ें आपको भली भांति समझ आ गई होंगी। इनसे जुड़े कुछ और प्रावधान हम देखते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट किया जाता है। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे अनुच्छेद 366 का भाग जो 24 है, उसमें अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया है और उसकी उन्हीं परिभाषा को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति समय समय पर अनुसूचित जातियों की सूची जारी करता है। अर्थात वो उसको जब लगता है कि किसी जाति विशेष को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए तो वह उसको शामिल कर देता है, और उसको लगता है कि अभी किसी जाति विशेष को अगर इस सूची से बाहर निकालना है तो वह उसको बाहर भी निकाल सकता है। ये काम वह अनुच्छेद 341 के तहत करता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(4)(a), उसके बाद अनुच्छेद 17 जो कि हमारे मौलिक अधिकारों से थे। फिर हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से अनुच्छेद 46 को पढ़ा। उसके बाद फिर हमने पंचायती राज से अनुच्छेद 243D और 243T को पढ़ा। उसके बाद फिर हमने
संसद एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 को पढ़ा। उसके बाद फिर हमने अनुच्छेद 335 को पढ़ा, जिसमें कि प्रशासनिक दक्षता की बात कही गई। और 335 के बाद फिर हमने अनुच्छेद 338 और 338 का को उनके संविधान के प्रारंभ होने से लेकर के संसद द्वारा किए गए परिवर्तनों के साथ आज तक देखा। उसके बाद फिर अभी हमने देखा अनुच्छेद 341 और 366 के भाग 24 को। अब हम देखेंगे 1996 का पेशा अधिनियम। पेशा स्टैंड फॉर पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज। पेशा अधिनियम में बताया गया पेशा अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 5वीं अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। अर्थात जो हमारे संविधान के भाग 9 के 5वीं अनुसूची से जुड़े क्षेत्र हैं उन पर पेशा अधिनियम लागू नहीं होता। अब ये कैसे लागू नहीं होता वो हम देखते हैं। ये सीधे सीधे लागू नहीं होता, अर्थात संसद द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे वो इस क्षेत्र विशेष पर सीधे सीधे लागू नहीं होते। उनको राष्ट्रपति एवं राज्यपाल लोगों की, उस क्षेत्र विशेष के लोगों की संस्कृति एवं रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए विशेष संशोधनों के साथ लागू करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर नहीं भी लागू करते हैं। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य। संविधान के भाग 9 पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना है। जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण। देखो इसका मेन उद्देश्य क्या है, जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा तथा उनका संरक्षण। जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों की विशिष्ट शक्तियों से युक्त करना। अगर लोगों की आवश्यकता, मैंने जैसा भी आपको बताया था कि लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उस स्तर पर, चाहे वो पंचायत का स्तर रहा हो चाहे कोई दूसरा भी स्तर रहा हो, हर जगह यही चीज़ रहती है, उनकी जो शक्तियां हैं उनको उसी रूप से युक्त किया जाता है। बट अगर ये पेशा है जो कि पंचायतों के लिए ही आया है तो इसका पूरा यूज पंचायतों में किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधायन वहाँ के प्रथागत कानूनों, सामाजिक एवं धार्मिक प्रचलनों तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन परिपाटी के अनुरूप होगा। अर्थात इन क्षेत्रों में जो राज्य का विधायन है वो उनके, अर्थात जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो परंपरागत कानूनें हैं, उनकी जो रीति रिवाजें हैं जो पहले से प्रचलन में चली आ रही हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद ही यहाँ के विधान को लागू किया जाएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र 6ठी अनुसूची को नामित करता है, जिसमें प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। अर्थात अनुच्छेद 244 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची को नामित करता है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र की बात करती है, जबकि 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र की बात करती है। ये दोनों ही अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र जो हैं इनमें प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। अर्थात यहाँ पे जो प्रशासन होगा वो सामान्यतया नहीं होता है, बल्कि वो सामान्य से थोड़ा हटके होता है। इसीलिए इनके लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था की परिकल्पना की गई। इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा की जाती है। केंद्र व राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है उसका सीधे सीधे यहाँ पे प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद जनजातीय सलाहकार परिषद का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। देखो होता क्या है, अगर कोई क्षेत्र विशेष है जहाँ पर जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों राज्यों को अनुच्छेद 244 के तहत जनजातीय क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, जो कि 6ठी अनुसूची का पार्ट है।
ठीक इसी प्रकार गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार के 9 राज्य हैं जिनको अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो इन क्षेत्रों में केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति होता क्या है? कार्यकारी शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव वर्क, जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के नाम पर किया जाता है, कि जो संसद और राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा उसको इन क्षेत्रों में एज इट इज लागू नहीं किया जाता है, बल्कि उसको लागू करने के लिए केंद्र की कार्यकारी व राज्य की कार्यकारी शक्ति के पास एक विशेष शक्ति होती है। वह चाहे तो इसको लागू ना करे अथवा इसमें कुछ संशोधनों के साथ लागू करे। अर्थात जैसा ऊपर कहा गया था कि उनके वहाँ की जो परंपरागत रीति रिवाजों प्रचलनों को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों को लागू किया जाता है। तीसरी चीज़ है जनजातीय सलाहकार परिषद, अर्थात जनजातीय क्षेत्र में सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें जनजातीय समुदाय के सदस्य होते हैं। जैसे आपने देखा होगा असम में कार्बो क्षेत्र में जो उनकी परिषद बनी हुई है। इस प्रकार की जो मैंने आपको 4 राज्य बताया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी में ये परिषदियाँ बनी हुई हैं। ये हमारा अभी तक का जो भी हमने पढ़ा वो पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था अनुसूचित जाति आयोग कैसे बना, क्यों बना, क्या इसकी आवश्यकता थी, और अगर बन भी गया तो ये संविधान के किन किन अनुच्छेदों के तहत क्या क्या कार्य करता है, ये हमने। अब हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग की संरचना क्या है, इनका कार्यकाल कैसा रहता है, नियुक्ति कौन करता है, इनके कार्य और शक्तियाँ, इन पे अब हम चर्चा करें। अनुसूचित जाति आयोग की संरचना, तो इसकी संरचना में कौन कौन होता है? इसमें साथ एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, मतलब 5 सदस्य। तो ये कितना सदस्य का निकाय है? 5 सदस्यीय निकाय। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम देखते हैं कि सेवा शर्तें एवं कार्यकाल। उनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, जो कि नियमानुसार कितना है? 3 वर्ष का। उनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अर्थात हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल संविधान में निश्चित किए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, जिसको नियमानुसार 3 वर्ष के लिए अपनाया। आयोग के कार्य। नंबर 1, अनुसूचित जातियों के लिए इस संविधान या किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षा पाने से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन पर निगरानी रखें तथा ऐसे रक्षा पायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करें। क्या कह रहा है? अनुसूचित जातियों से संबंधित संविधान में अथवा किसी और विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन जो भी रक्षा पायो हैं, अर्थात उनकी रक्षा करने के लिए जो उपाय वर्णित किए गए हैं, उन विषयों की ये जाँच करें, उन पर निगरानी करें और उनके रक्षा पायों को कार्यकरण करें तथा उनका मूल्यांकन भी करते रहें कि वो सही से लागू हो रहे, नहीं हो रहे, मतलब उनको टाइम टाइम पे इवैल्यूएट अवश्य करें। उसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 2, उनके अधिकारों तथा रक्षा उपायों को वंचित करने के संबंध में सुनिर्दिष्ट शिकायतों की जाँच करें। अर्थात कोई भी व्यक्ति और सरकार यदि अनुसूचित जाति के समुदायों के अधिकारों को हनन करते हैं, अर्थात उनकी सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे हैं, उनको किसी प्रकार से कोई कष्ट दे रहे हैं, उससे संबंधित अगर कोई भी शिकायत आ रही है तो यह उस शिकायत को निर्दिष्ट करें, अर्थात उस शिकायत को लिखें और फिर उसको अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लें और उनको सलाह दें। अर्थात सरकार सामाजिक आर्थिक विकास के अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएँ बनाती है, उनकी प्रक्रियाओं में यह आयोग भाग ले और उन पर अपनी सलाह दे, जिससे
जिससे कि अनुसूचित जातियों का विकास हो सके और वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। अर्थात जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो समावेशी विकास कहाँ से? नेक्स्ट पॉइंट, उन रक्षा उपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष, कब? प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जब आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस आयोग का एक मुख्य कार्य यह भी है कि यह प्रतिवर्ष और अन्य समयों पर, अर्थात जब राष्ट्रपति मांग करे तब या फिर आयोग जब ठीक समझे तब राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ऐसी रिपोर्टों में यह उन उपायों के बारे में, यह का मतलब आयोग उन उपायों के बारे में जो रक्षा उपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट है। अब हम देखते हैं आयोग के प्रतिवेदन। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति यह रिपोर्ट केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार को भेजता है। सरकार रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को या तो लागू करती है, यदि वह इन सिफारिशों को अस्वीकार कर देती है तो फिर अस्वीकार करने के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ इस रिपोर्ट को पटल पर रखती है और बताती है कि उसने इस रिपोर्ट को या इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को किन कारणों से लागू नहीं किया, अर्थात अस्वीकृत किया है। ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि सरकार अर्थात संसद रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को यदि अस्वीकृत करती है तो उसको अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करना कंपलसरी है। अब हम देखते हैं आयोग की शक्तियाँ। आयोग की शक्तियाँ, आयोग को किसी कार्य एवं शिकायत की जांच पड़ताल के मामले में दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। किसकी शक्तियाँ प्राप्त हैं? दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं। तो देखो, दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं किसी व्यक्ति को समन भेजना, उसको हाजिर कराना, उसकी शपथ और परीक्षा करना, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, अर्थात किसी भी कार्यालय से कोई भी जो इनसे रिलीवेंट है उस दस्तावेज को मंगाना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसके कुछ की अपेक्षा करना, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन निकालना। अगर मान लो कोई भी शिकायत हुई और उस शिकायत की जब आगे हियरिंग हुई तो उसके लिए साक्षियों की जरूरत होती है, लेकिन साक्षियों को बुलाने की और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए भी है समन निकालने की, यह इनका दीवानी न्यायालय में शक्ति है। कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा आधारित करे, और राष्ट्रपति कोई भी इनको अन्य विषय निर्धारित कर सकता है, लेकिन वह नियमतः होना चाहिए। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करें। यह एक नोट टाइप में है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेंगे। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बोला भी था कि सरकार अनुसूचित जातियों के लिए कोई भी यदि योजना बना रही है तो उस योजना प्रक्रिया में आयोग भाग लेगा और इनको जो इसको लगता है कि ये सुझाव होने चाहिए या यह चीज़ें उस योजना में जोड़ी जानी चाहिए या इनको हटाना चाहिए, यह उस चीज़ को बताएगा। इसीलिए यह चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेंगे। तो यह था हमारा टॉपिक। अब हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट।
लेकिन अभी तक सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ है, इस पर आने वाले क्वेश्चन बाकी हैं। अर्थात जैसा अभी तक हम हर जगह मूल्यांकन पढ़ते आ रहे थे, अब हमें हमारा मूल्यांकन करना है कि हमने इस लेसन में क्या सीखा। उस चीज़ का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे? अनुसूचित जाति आयोग पर आधारित हमने कुछ प्रश्न रखे हुए हैं और उन प्रश्नों को हम 4 विकल्पों के माध्यम से हल करेंगे। उनमें से जो सबसे अच्छे ढंग से हमारे प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम है, उस विकल्प को हम सही उत्तर के रूप में चुनेंगे। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, अनुसूचित जाति आयोग पर, अनुसूचित जाति आयोग पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 142। सही उत्तर है विकल्प ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी? हमसे पूछा गया है संविधान संशोधन अधिनियम, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी? विकल्प ए 41वां संविधान संशोधन, विकल्प बी 65वां संविधान संशोधन, विकल्प सी 82वां संविधान संशोधन और विकल्प डी 73वां संविधान संशोधन। आप लोग जब भी ये MCQ हल करते हो तो पहले चाहे भले ही आपको वीडियो को पॉज करना पड़े, खुद से प्रश्न को पढ़ो, पढ़ने के बाद अपना आंसर दो, उसके बाद फिर आंसर देखो, ताकि आप अपने आप को सही से इवेल्युएट कर सकें कि हाँ, हमने जो पढ़ा उसको पढ़ने के बाद जो आंसर दिया वो सही है या नहीं। यदि आपको लगता है कि लेसन पूरा होने के बावजूद भी आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, तो आप इस लेसन को रिवाइज करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, सो दैट आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियरिटी हो सके। जब तक आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी, आप हमारे आंसर को देखेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। आपके दिमाग में अगर कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, आप इसको पढ़ने में, परीक्षा में हल करने में, सामाजिक जीवन में प्रयोग करने में तभी सफल होंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। विकल्प बी अर्थात 65वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? कौन सा संवैधानिक निकाय? हमसे पूछ रहा है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, डी अनुसूचित। देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इकलौता ऐसा इन चारों में विकल्प है जो अनुच्छेद 338 के तहत है। बाकी ये राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तीनों के तीनों संकल्प के माध्यम से संसद द्वारा बनाए गए हैं। अर्थात ये किसी भी संविधान के अनुच्छेद से नहीं जुड़े हुए हैं। और संवैधानिक निकाय वही होता है जो संविधान के अनुच्छेद से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात जो संविधान में वर्णित है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमसे पूछा है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ए रामेश्वरम ओराव, बी गिरिजा व्यास, सी विजय सांपला, डी नीरज कुमार। ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलो आंसर देखते हैं। विकल्प सी अर्थात नीरज सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक किससे संबंधित हैं? विकल्प ए अखिल भारतीय सेवाओं से, विकल्प बी निर्वाचन आयोग से, विकल्प सी ग्राम पंचायतों से, विकल्प डी लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से। सही उत्तर इसका विकल्प डी रहेगा, पर इसमें हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखो, अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो हमारी अनुच्छेद 312 से शुरू होती हैं, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से, ग्राम पंचायतें इनके लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 243। अब देखो 330 से 342 तक इन तीनों में से किसी से भी नहीं जुड़ते हैं, अर्थात ये तीन के तीनों हमारे विकल्प कैसे हो गए? कैंसिल। अतः हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प डी लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? हमसे पूछा गया इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? ए 5 साल का, बी 6 साल का, सी 4 साल का और डी तय नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद बने। सही उत्तर देखते हैं, विकल्प डी, अर्थात इनका कार्यकाल तय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब से अस्तित्व में है? आपसे पूछा गया नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब कब से अस्तित्व में आया, अर्थात ये कब बना? 1990 में, 1993 में, 1995 में, 2004। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात 2004 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो वर्ष 2004। क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हमसे पूछा गया इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? किसके? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका विकल्प ए, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नहीं है? यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है? कौन सा कार्य नहीं है इनसे पूछा है। अनुसूचित जातियों का संवैधानिक संरक्षण करना, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच करना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर देखते हैं, इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अतः अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपना। ये रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, ना कि प्रधानमंत्री को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में बना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2002 में बना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में बना। इस सवाल का हम आपको आंसर नहीं देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलेंगे फिर किसी अन्य लेसन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।